नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये क्लास आपके लिए है। इसमें आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्नों को बताया जाएगा और सभी प्रश्नों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी बिंदुओं को भी बताया जाएगा। ठीक, और इस क्लास से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो हमारे साथ क्लास में लास्ट तक बने रहिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। ठीक, और ये सब प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर की ये सभी फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, तो देखिए ये हमारा 20 नंबर का क्लास है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो 1 से 20 तक का जो क्लास है वो यूट्यूब चैनल जीएस बाय आकाश पे अपलोड है, आप वहां पर जाकर के ये हमारे जो पुराने वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग, आज का क्लास है 21 नंबर का, और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए यंत्र और उसके प्रयोग, यंत्र और उसके आविष्कारक, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल तो प्रश्न है यंत्र दूध मापने की जो यंत्र है उससे सब प्रश्न है। तो देखिए दूध का मापन हम लोग किस यंत्र से करते हैं उसको आप लोग नोट करेंगे। दूध का मापन लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से करते हैं। इससे दूध का मापन किया जाता है। अब दूध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दूध से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे अगर आपसे पूछे कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो दूध से दही बनाने वाले जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सी होती हैं? दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम अगर आपसे पूछे तो वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है? लैक्टोबैसिलस जो आपकी बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया, ये दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है और साइंस वगैरह आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास है। लैक्टोबैसिलस से अगर आपसे पूछे दूध से संबंधित, दूध में एंजाइम कौन सा होता है? दूध में एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध में रेनिन नामक एंजाइम होता है। रेनिन एंजाइम दूध में होता है। अगर आपसे पूछे कि दूध का पीएच मान कितना है, पीएच मान अगर आपसे पूछ ले दूध का कितना है, तो पीएच मान आप लोग बताएंगे कि 6.6 इसका पीएच मान होता है। अगर आपसे पूछे कि दूध में अम्ल कौन से पाए जाते हैं, दूध में अम्ल कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ठीक, वर्गीज कुरियन का जन्मदिन इस दिन होता है और उस दिन हम लोग दूध दिवस मनाते हैं 29 नवंबर को। देखिए अगर आपसे पूछे कि कौन सा यंत्र दूध की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है। ये पॉइंट 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। और यह भी पूछा जाता है कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दूध का पीएच कितना है? 6.6 होता है। और रक्त का पूछे तो 7.4 होता है। अगर आपसे पूछे कि दूध में अम्ल कौन से पाए जाते हैं, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाए जाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध बता दीजिए, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से होता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी क्लास में हम लोग प्रश्नों का रिवीजन भी करते हैं। तो हम लोग रिवीजन कर चुके हैं पहले प्रश्न का, और पहले प्रश्न को हम लोग जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उससे हम लोग अच्छे से पढ़ा है। अब अगला प्रश्न कि लेंस की मात्रा का
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ लेंसों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि दूरदृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग, निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अगर आपसे पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बीमारी अबिंदुकता भी होती है, और उसमें बता दीजिए, अबिंदुकता में आप लोग बता दीजिए कि इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण में आप लोग नोट करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जबकि अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे लेंस का? अबिंदुकता में आप लोग नोट करेंगे बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कैसे लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और कुछ बातें और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायु में जल का बुलबुला, वायु में जो साबुन वगैरह के बुलबुले होते हैं, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि वायु में जल में कैसा व्यवहार करता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस लेंस के तरह किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किस लेंस की तरह? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष पूछ ले तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे लेंस का? बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता में करते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायु का बुलबुला जल में किस तरह का व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किस लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है? जो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है, आप लोग इसे नोट करेंगे, वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। कौन सा? हाइड्रोजन बम पूछ रहा है ना, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पे आधारित होती है। अब नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? संलयन का मतलब मिलना। जब दो परमाणुओं के नाभिक, जो दो छोटे छोटे परमाणुओं के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन, तो ये इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक, अब देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बम में कैसी ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय कैसी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन। अगर आपसे पूछे कि परमाणु बम में कैसी अभिक्रिया होती है, वहीं आपसे पूछ ले परमाणु बम में कैसी अभिक्रिया होती है, तो इसमें आप लोग बताएंगे कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। अब जबकि अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य में कैसी अभिक्रिया होती है, सूर्य में कैसी अभिक्रिया होती है, तो इसमें भी कैसी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो ये सभी अभिक्रियाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि वहीं पे परमाणु रिएक्टर में कैसी अभिक्रिया होती है, परमाणु रिएक्टर में कैसी अभिक्रिया होती है, तो परमाणु रिएक्टर में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो ये सभी अभिक्रियाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी पॉइंट पूछे गए हैं कि परमाणु बम में कैसी अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन बम में कैसी अभिक्रिया होती है, और परमाणु रिएक्टर में कैसी अभिक्रिया होती है। अब अगर आप लोग ध्यान रखेंगे एक बात और, कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, इसमें मंदक के रूप में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। और मंदक के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ का प्रयोग भी किया जाता है। कैडमियम
कैडमियम की क्षण का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे आधारित है। कौन सा? नाभिकीय संलयन पे। जबकि परमाणु बम की बात करें तो ये नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया परमाणु बम में। सूर्य में कैसी अभिक्रिया होती है? तो इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन। जब परमाणु के जो छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको कहते हैं, और उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन से, और नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? जब दो परमाणु के नाभिक टूट करके एक बड़े परमाणु का नाभिक टूट करके दो छोटे परमाणु के नाभिकों में टूटता है तो वो होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक। अब बात कर लेते हैं परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं और कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं। जबकि परमाणु बम में कैसी अभिक्रिया होती है, परमाणु रिएक्टर में कैसी अभिक्रिया होती है? तो इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक। और इसका पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम पे जाकर के आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। अगला प्रश्न फिर साइंस से है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बायो से है। कह रहा है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग जो है वो विटामिन B3 के कमी से होता है। B3 को, अब विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? इसे नियासिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन भी बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन B3 को नियासिन भी बोलते हैं। अब कुछ विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोगों को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर मतलब ग्वाइटर जिसे घेंघा रोग बोलते हैं, घेंघा रोग। अगर आपसे पूछे कि ये किसकी कमी से होता है तो ये आप लोग बताएंगे कि आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे क्वासियोरकर रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्वासियोरकर रोग मतलब किस विटामिन की कमी से होता है? तो क्वासियोरकर रोग ये बच्चों में होता है और किसकी कमी से होता है? क्वासियोरकर मतलब रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है, क्वासियोरकर नामक रोग। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे दुग्ध ज्वार ये किन में होता है? तो दुग्ध ज्वार के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमेशा पशुओं में पाया जाता है, पशुओं में पाया जाता है दुग्ध ज्वार, और ये होता है दुग्ध ज्वार कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। ठीक, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे पीलिया रोग में प्रभावित अंग क्या है? पीलिया रोग के बारे में आप लोग को हमने कई बार बताया है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें यकृत प्रभावित होता है। यकृत जो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब देखते हैं पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसे नियासिन भी बोलते हैं। अगर ग्वाइटर रोग की बारे में बात करें, ग्वाइटर जिसे घेंघा रोग भी बोलते हैं, घेंघा या फिर गलगंट भी बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। अब बात करें क्वासियोरकर नामक रोग, ये प्रोटीन की कमी से होता है। और बात करें दुग्ध ज्वार रोग, ये पशुओं में पाया जाता है दुग्ध ज्वार रोग, और ये कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पीलिया रोग में प्रभावित यकृत होता है। सबसे बड़ी बासरावी ग्रंथि मनुष्य की कौन सी है? यकृत है। अगर आपसे पूछे कि मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है, तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किस विटामिन की? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो इससे भी विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी मिलता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी के बारे में यहाँ पे नोट करेंगे, तो ये वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील बीमारी है। ठीक, घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन डी है। अगर आपसे पूछे कि इसका रासायनिक नाम बता दीजिए, रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछा गया है इसका, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। कौन सा, क्या रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि विटामिन डी की कमी से तो कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। रिकेटस नामक रोग होता है। और किससे संबंधित है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रिकेटस किस चीज से संबंधित बीमारी है, तो ये अस्थियों से संबंधित बीमारी है, मतलब कि हड्डियों से संबंधित बीमारी है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रिकेट्स बीमारी।
और ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मछलियों की यकृत तेल में प्रचुरता, चाहे मछली की यकृत तेल में पूछे विटामिन डी पाया जाता है, चाहे सूर्य के प्रकाश से पूछे तो विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी वसा में घुलनशील बीमारी मतलब विटामिन होता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी ये दो विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अब इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगर आपसे पूछे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस नामक रोग होता है जिसे जो हड्डियों को प्रभावित करता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फॉरेनहाइट में पूछे तो आप लोग बताएंगे कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। कितना, 98.6 फॉरेनहाइट होता है। अगर आपको यहीं पे किसमें बताना हो, अगला कौन सा, केल्विन में बताना तो 310 केल्विन बताएंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। अब स्वस्थ मनुष्य के अगर आपसे पूछ ले कि रक्तचाप कितना होता है, रक्तचाप कितना होता है, तो रक्तचाप आप लोग बताएंगे स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है, 80/120 mmHg होता है। ठीक, 80/120 mmHg होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य में रक्त आप लोग ध्यान रखेंगे कि 5 से 6 लीटर होता है। कितना लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त होता है। अगर आपसे पूछे कि एक स्वस्थ मनुष्य है तो इसका हृदय स्पंदन कितनी बार होगा, हृदय स्पंदन मतलब दिल कितनी बार धड़केगा, तो 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का हृदय स्पंदन 72 बार प्रति मिनट होता है। कितनी बार, 72 बार प्रति मिनट होता है। अब इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होगा, तो रक्त का पीएच अभी हमने बताया 7.4 होता है। अगर आपसे पूछे कि गुणसूत्र कितने होते हैं, एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र होता है, तो या तो आप लोग बताएंगे कि 23 जोड़ी होता है, या फिर इसको डबल करेंगे, जोड़ी का मतलब दुगना, तो इसको डबल करेंगे तो 46 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और मछलियों के यकृत तेल में ये भी साइंस से संबंधित प्रश्न था। तो आप लोग के अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करें तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपसे पूछे कि मतलब अगर आपको ऑप्शन में फारेनहाइट दे रहा है तो 98.6 फारेनहाइट बताएंगे। अगर ऑप्शन में केल्विन दे रहा है तो 310 केल्विन लगाएंगे। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 180/120 mmHg होता है। और रक्त का पीएच रक्त मनुष्य में कितना रक्त होता है स्वस्थ मनुष्य में, तो 5 से 6 लीटर। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य में, 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आप लोग जो प्रश्न ना आए आपको वो जरूर नोट करिए, और जो आपको पता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो नहीं पता है उसको जरूर आप लोग कॉपी में नोट करिए। अगर आपसे अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। अब कुछ उपग्रह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई आप लोग लिखे 36,000 किलोमीटर। जैसे अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था, जो सबसे पहले बार छोड़ा गया था, प्रथम भारतीय उपग्रह, इसका क्या नाम था, तो प्रथम भारतीय जो उपग्रह है इसका नाम आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट था पहला भारतीय उपग्रह। क्या नाम था, आर्यभट्ट। ये 1975 में छोड़ा गया था, और 1975 में छोड़ा गया। और इसमें मदद कौन सा देश किया था हमारा, तो इसमें मदद करने वाला आपका रूस था। इसमें किस देश की मदद किया था, तो वो रूस की सहायता से इसे छोड़ा गया था। ये पहले भारतीय उपग्रह था, और जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट, 1975 में छोड़ा गया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उपग्रह के अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग आप लोग 101.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना, 111.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और प्रथम भारतीय उपग्रह क्या नाम है, आर्यभट्ट नाम है, 1975 में छोड़ा गया। और किस देश के सहयोग से, रूस के।
पृथ्वी का पलायन वेग पूछ ले तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगर आपसे पूछे कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो पानी का जो क्वथनांक है यानी कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो ये आप लोग बताएंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आप पहाड़ पे चले जाएं तब क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि पहाड़ पे इसके क्वथनांक में क्या प्रभाव होता है, तो ये प्रभाव ये होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ये कम हो जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे पहाड़ों पे वायुमंडलीय दाब जितनी पृथ्वी पे लगती है, पहाड़ों पे उसकी तुलना में कम वायुमंडलीय दाब लगता है, जिसकी वजह से पानी जल्दी उबलने लगता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहाड़ों पे जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम होगा। अगर आप पूछ ले कि वहीं पे पानी का क्वथनांक के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं, अगर आपसे पूछे कि पानी का हिमांक कितना होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ बन जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वहीं भारी जल की बात करें तो इसका क्वथनांक कुछ अलग होता है। हमने बताया कि भारी जल को क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पूछे कि इसका क्वथनांक बता दीजिए कितना होता है, यानी कि ये भारी जल है तो ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पानी पे उबलेगा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उबलता है, 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये भी पॉइंट पूछी गई है एग्जाम में। तो अब चलिए बातों को रिवीजन करते हैं। हमने कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई, तो देखिए हमने क्या अभी तक बताया, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके टेम्परेचर चैप्टर से कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पानी का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि पहाड़ों पर अगर आप जाएंगे तो पानी जो है पानी का क्वथनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम हो जाएगा, हो सकता है 95 हो जाए, हो सकता है 92 हो जाए, हो सकता है 98 हो जाए, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊंचा पहाड़ होगा उतनी ऊंचाई पे आप जाएंगे तो उतनी ऊंचाई पे जाएंगे तो उतना आपके ऊपर वायुमंडलीय दाब कम पड़ेगा। अब भारी जल की बात करें तो D2O होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये इसमें पानी इसका क्वथनांक 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सेंटीग्रेड तो पुराना पैमाना है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न कि मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या है, तो मांसपेशियों में ऐंठन का कारण या फिर थकावट का कारण आपसे पूछ ले, थकावट, हमारे शरीर में थकावट का कारण क्या होता है, तो इन दोनों का जवाब आप लोग नोट करेंगे, बात सेम ही है। तो इसमें लैक्टिक अम्ल का शरीर में हमारे लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। किसका जमाव हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब थकावट के कारण आप लोग देख चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में थकान का अनुभव क्यों होता है, थकान का अनुभव क्यों होता है, तो थकान का अनुभव क्या होता है, जब हमारी एनर्जी लो हो जाएगी तभी तो हमें थकान का महसूस होता है। फिर हम लोग खाना पीना खाते हैं, थोड़ी सी आराम करते हैं, फिर हम लोग री एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है कि ग्लूकोज का अवक्षय हो जाना, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ग्लूकोज का अवक्षय। इस कारण से क्या होता है, ग्लूकोज के अवक्षय के कारण हमारे शरीर को थकान महसूस होता है। अब कुछ मांसपेशियां आ गई हैं, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि टेंडन क्या काम करता है, टेंडन, तो अगर आपसे पूछे कि टेंडन क्या काम करता है, तो ये मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है, हड्डी से ये जोड़ने का काम करता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर टेंडन की बात करें और स्नायु, जिसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट क्या काम करता है, तो लिगामेंट के बारे में, जिसे स्नायु भी बोलते हैं, हिंदी में इसको स्नायु भी बोलते हैं, और ये कनेक्ट करता है हड्डी से, किसको, हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है या फिर
थकावट का कारण क्या होता है, हमें थकावट क्यों महसूस होती है, तो लैक्टिक अम्ल होता है शरीर में, इसका जमाव हो जाता है ब्लड में, तो इसकी वजह से हमें थकावट महसूस होती है। अगर आपसे पूछे कि थकान का अनुभव हमें क्यों होता है, तो थकान का अनुभव अगर हम जो खाया पिया रहेगा वो ग्लूकोज हमारा शरीर में डाउन हो जाएगा तो हमको थकान का अनुभव होगा। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और ऑप्शन में ग्लूकोज का अवक्षय सही किया था। टेंडन क्या होता है, तो टेंडन जो है मांसपेशियों को कनेक्ट करता है हड्डी से, और लिगामेंट क्या काम करता है, ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, जिसे हिंदी में स्नायु भी बोलते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया। तो अभी तक पूरा साइंस से प्रश्न आ रहा था, अब ये आया है पॉलिटी से प्रश्न, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह शिक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब ये पूछा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो इसके तहत संविधान में अनुच्छेद नंबर 21 का ए जोड़ा गया। अगर वहीं आपसे पूछा जाता कि कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया, कितने नंबर का मौलिक अधिकार जोड़ा गया, तो ये आप लोग बताएंगे कि मौलिक अगर कर्तव्य जोड़ा जाता कि पूछता कि कितने नंबर का जोड़ा गया, तो इसके तहत 86वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और इसके तहत क्या किया गया, हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और शिक्षा को कौन सा अधिकार बना दिया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार, मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, और इसी के तहत संविधान में अनुच्छेद मतलब मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा और शिक्षा को मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में रखा गया, और ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब अगर आपसे पूछे कि इसी के तहत 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बना दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार बना दिया गया। चलिए रिवीजन करते हैं इसका कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य है। अगला प्रश्न की मौलिक कर्तव्य, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। शिक्षा को, अगला प्रश्न की राज्य सूची से समवर्ती सूची में, तो इसको लाया गया 42वां। पहले जो शिक्षा था वो राज्य सूची का विषय था, पहले शिक्षा किस सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था। अब किस सूची का विषय है, तो अब ये आ गया है समवर्ती सूची में। किस सूची में, समवर्ती सूची में। और इसके तहत संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, इसके लिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो कि 1946 में हुआ था, 1946 में। इसके तहत संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। इसको इसीलिए इसी संविधान संशोधन को इसीलिए लघु संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु संविधान कह के भी संबोधित करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1946 को। ठीक, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में हमें। शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, तो शिक्षा आयोग का अगर आपसे पूछे गठन के बारे में कब हुआ था, तो ये हुआ था 1982 में शिक्षा आयोग का गठन, और इसे क्या बोलते हैं, हंटर आयोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, हंटर आयोग। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, कह रहा कि शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, तो इसके लिए संविधान में किया गया 42वां संविधान संशोधन, और शिक्षा जो का पहले राज्य सूची का विषय था और इसको लाया गया समवर्ती सूची में रखा गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं। शिक्षा आयोग का गठन जो है 1982 में हुआ था और इसे ही हंटर आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंटर आयोग बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि गोल गुम्बद कहां पर स्थित है, तो गोल गुम्बद जो है वो विजयपुर में स्थित है। कहां पे, विजयपुर में गोल गुम्बद स्थित है। अब गोल गुम्बद की बात करें तो वो ये विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद है, विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और गोल गुम्बद के बारे में कुछ प्रश्न अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहां पे है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पे, कर्नाटक में स्थित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि गोल गुम्बद जो है ये किसका मकबरा है,
ये किस शासक का मकबरा है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मोहम्मद आदिल शाह और उनके रिश्तेदारों का मकबरा है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह एंड उसके रिश्तेदारों का मकबरा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, बैरन द्वीप, तो बैरन द्वीप अगर आपसे पूछे तो ये एक भारत का ज्वालामुखी है, और ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। ठीक, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स ये एक म्यूजियम है, और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये म्यूजियम मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या प्रश्न है कि गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? तो ये विजयपुर में स्थित है। गोल गुम्बद कहाँ पे? विजयपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है? गोल गुम्बद है। विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद स्थित कहाँ पे है? ये कर्नाटक में स्थित है। विजयपुर कर्नाटक में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि ये किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह और उनके परिवारजनों का मकबरा है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, कुछ एडिशनल पॉइंट आप लोग देखेंगे, तो ये अंडमान निकोबार में है। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मुंबई महाराष्ट्र में है। कौन सा देश बेसिक समूहीकरण का सदस्य नहीं है? तो बेसिक समूहीकरण का सदस्य अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश बेसिक समूहीकरण का सदस्य है, ऐसे लिखिए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि बेसिक में जो है इसमें 4 कंट्री शामिल हैं। और कौन कौन से कंट्री शामिल हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें शामिल है आपका कौन सा? वो ब्राजील है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। और उसके बाद दक्षिण अमेरिका है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद अपना भारत देश है जो कि एशिया में पड़ता है। और उसके बाद अपना पड़ोसी देश है कौन सा? चीन है। तो इसमें 4 कंट्री शामिल हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बेसिक समूहीकरण का गठन कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन 2009 में हुआ था। कब हुआ था बेसिक समूहीकरण का गठन? 2009 में हुआ। ये एक संगठन है बेसिक जिसमें 4 देश शामिल हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में भी आप लोग पढ़ा होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें कितने कंट्री शामिल हैं? तो इसमें भी 4 देश शामिल है। कौन कौन से? इसमें 4 देश शामिल हैं। देख लेते हैं कौन कौन से देश। तो इथियोपिया, इसमें कौन सा कंट्री शामिल है? इथियोपिया। ये सभी दक्षिण अफ्रीका के कंट्री हैं। इथियोपिया है। दूसरे नंबर पे आपका सोमालिया है। इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 कंट्री शामिल है इसमें। तो चलिए अब इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश बेसिक समूहीकरण का सदस्य है, तो इसमें बेसिक समूहीकरण का सदस्य देश 4 है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। और इसका गठन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी 4 देश हैं। ये भी एक संगठन तो नहीं है, मतलब कहा जाता है चारों कंट्री को मिला करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसमें है इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। आप दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप ऐसे देखेंगे तो यहाँ साइड में पड़ता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसमें वित्तीय, ऑप्शन में सही किया था, वित्तीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। जबकि वित्तीय अधिकार जो है वित्त मंत्रालय देखता है। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय देखता है। ठीक, वित्तीय अधिकार कौन देखता है? वित्त मंत्रालय देखता है। अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन से विषय देखेगा, सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से विषय देखेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन सा काम देखेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय निम्न काम देखेगा। तो इसके पास मूल अधिकार है और परामर्शिक अधिकार है, परामर्श देता है। ये किसी भी जो लोअर हाई कोर्ट रहेंगे उनको क्या कर सकता है? परामर्श दे सकता है। तो इसके पास परामर्शिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? परामर्शिक अधिकार है। और इसके पास जो है पुनर्विचार करने का भी अधिकार है। कैसा विचार? पुनर्विचार करने का अधिकार है। इसके पास पुनर्विचार का
अधिकार है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ी सी चीजें देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आप लोग बताएंगे कि इसकी स्थापना 26 जनवरी कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब कुछ बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट स्थित कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में तिलक मार्ग पे स्थित है। तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली तिलक मार्ग में स्थित है। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि इसमें न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान समय कितने न्यायाधीश इसमें कार्यरत हैं, तो इसमें 33+1 न्यायाधीश कार्यरत है। कितने? 33+1। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। और एक हमारा पॉलिटी से प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में वित्तीय सही किया था। तो वित्तीय आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं देखता है। वित्तीय जो संबंधित जो मामला है वो सभी वित्त मंत्रालय देखेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कैसा अधिकार है इसके पास, तो इसमें मूल अधिकार है, परामर्शिक अधिकार है, पुनर्विचार करने का अधिकार है। अगर आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को, स्थित है तिलक मार्ग नई दिल्ली में, और न्यायाधीश इसमें कितने? 33+1 यानी कि 34 न्यायाधीश हैं टोटल, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको लेकर के। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 1000 बार बताया गया है, 1000 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे, तो ये थे जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और इनको दिया गया था 1964 में। कब दिया गया था? 1965 में। और किस भाषा के लिए दिया गया था जी शंकर कुरूप को, ये भी पूछा जाता है। तो इनके मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। मलयालम केरल की भाषा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे एक चीज और कि अगर आपसे पूछे कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रामनाथ जो गोयनका पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए क्या क्या है प्रश्न में। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। शुरुआत कब से हुई थी, तो 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब प्रथम विजेता कौन है? जी शंकर कुरूप हैं, जिन्हें 1965 में मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। कौन से भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रामनाथ गोयनका पुरस्कार की बात करें तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको क्लास अच्छा भी लग रहा है तो क्लास को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में आप अगर कमेंट करके बताते हैं ये क्लास आपको कैसा लगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मिट्टी में पानी का कम अंतःस्रवण परकोलेशन दर सबसे कम है। तो देखिए जो किस मिट्टी में पानी का अंतःस्रवण कम है, तो देखिए अंतःस्रवण का मतलब कि कौन सा मिट्टी कितना कम पानी सोखता है, इसका मतलब यही है। तो देखिए सबसे कम पानी सोखने का काम वो आपके मृण्मय मिट्टी करता है। कौन सा मिट्टी? मृण्मय मिट्टी सबसे कम पानी सोखने का मृण्मय मिट्टी जो है आपका सबसे कम पानी सोखता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कम अंतःस्रवण की बात करें, अगर आपसे पूछे कि वहीं अधिक अंतःस्रवण कौन सी मिट्टी में, यानी कि अधिक पानी कौन सा मिट्टी सोखता है, अधिकतम अंतःस्रवण किस मिट्टी का होगा? अधिकतम अंतःस्रवण की बात करें तो वो रेतीली मिट्टी का होता है। कैसी मिट्टी का? रेतीली मिट्टी का होता है। यानी कि रेतीली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा पानी सोखती है, और सबसे कम पानी सोखने का मृण्मय मिट्टी करती है। अब अगर आपसे पूछे कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या पूछा जाता है कि ये 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। कौन सी? तो देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है
नवीन उसे बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। अब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी, उसे क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मिट्टियों से संबंधित इतने प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए उपयोगी होती है। कौन सी फसल के लिए? कपास के उपयोग। जबकि अगर आपसे पूछे कि लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है, लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो ये चाय के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए? चाय के लिए। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस मिट्टी में पानी का अंतःस्रवण पल कोलोरेशन दर सबसे कम है? तो पल कोलोरेशन यानी कि अंतःस्रवण मृण्मय मिट्टी की सबसे कम होती है, इसका जवाब है। अगर आपसे अधिकतम अंतःस्रवण पूछे कि यानी कि अधिकतम पानी कौन सी मिट्टी सोखती है, तो हो जाएगा रेतीली मिट्टी। रेतीली मतलब जैसे बालूहट मिट्टी जो होती है उसे रेतीली मिट्टी कहते हैं। अगर आप उसमें बालू जैसे मिट्टी है उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे तुरंत सोख के खत्म कर देगा। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है, किस भूमि एंड समुद्री हवा किस कारण से होती है? भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो ये प्रश्न देखिए, भूमि और समुद्री हवा गर्म होने का पूछ रहा है कि गर्म किस कारण से होती है। तो वो ये साइंस से संबंधित प्रश्न है। अब देख लेते हैं कि भूमि और हवा किस कारण से गर्म होती है। तो ये गर्म होने का कारण संवहन होता है। भूमि और हवा संवहन के कारण गर्म होती है। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा संवहन। संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है, संचालन क्या होता है, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ऊष्मा संचरण की विधि होती है। तो तीनों को देखेंगे। ऊष्मा संचरण की विधि, तो ऊष्मा संचरण की विधि 3 होती है। ऊष्मा संचरण की विधि कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होता है? एक तो आपका चालन होता है, एक आपका होता है विकिरण, चालन होता है, विकिरण होता है, और एक आपका कौन सा होता है? संवहन होता है। संवहन। अब चालन किसे कहते हैं, विकिरण किसे कहते हैं, और संवहन किसे कहते हैं? चालन का मतलब क्या होता है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चालन कहते हैं कणों से ऊष्मा का अंतरण क्या कहलाता है? कणों के द्वारा इसमें ऊष्मा का संचरण होता है, तो उसे कहते हैं चालन। और विकिरण जो है ये ठोसों में नहीं चलता। संवहन जो है ये ठोसों में नहीं चलता। और विकिरण की बात करें, इस पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण पूछा जाता है किस विधि के द्वारा होता है, तो वो विकिरण विधि के द्वारा होता है। लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? तो लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली पूछे तो आप लोग बताएंगे वाराणसी है। वाराणसी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। अगर आपसे पूछे कि इनका मूल नाम क्या था, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका था। क्या था मूल नाम? मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। और इनको मनु भी बुलाया जाता था, मनु भी इनको बुलाया जाता था। ठीक। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे, अगर आपसे पूछे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनका अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था, इनका अंतिम युद्ध की बात करें तो वो हुआ था यूरोज के साथ। किसके साथ? यूरोज के साथ हुआ था अंतिम युद्ध। ये एक अंग्रेज था यूरोज, और इनके साथ रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था। और फिर जाकर के 1957 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका वो क्या बोलते हैं, समाधि पूछे, अगर आपसे पूछे कहाँ बनी है, तो समाधि जो है ग्वालियर में बनी है। कहाँ पे? ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई बांध इन्हीं के नाम पे पड़ा है, एक बांध है जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध, कहां पे स्थित है? अगर आपसे पूछे किस नदी पे बनाया गया है, तो ये आप लोग बताएंगे कि बेतवा नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? बेतवा नदी पे बनाया गया है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जन्मस्थली कहाँ है? तो जन्मस्थली की बात करें तो वाराणसी में। समाधि हमने बता दिया ये कहाँ पे है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम मणिकर्णिका, और मनु भी इनका मूल नाम है। क्या है? मनु भी इनका नाम है। और अगर आपसे पूछे कि अंतिम युद्ध किसके साथ इनका हुआ था, यूरोज के साथ हुआ था। और यूरोज ने कहा था कि क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई एकमात्र मर्द थी। मर्द कह के संबोधित रानी लक्ष्मीबाई को किसने किया था? तो यूरोज ने किया था, ये भी पूछा जाता है। और मृत्यु रानी लक्ष्मीबाई की 1858 में हो गई थी।
चलिए, रानी लक्ष्मीबाई बाद बेतवा नदी पे बनाया गया। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पे बनाया गया? तो ये रिहंद नदी पे बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, किस नदी पे बनाया गया है? रिहंद नदी पे बनाया गया। अब कुछ परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे बनाया गया? तुलबुल परियोजना किस नदी पे बनाया गया? तो तुलबुल परियोजना ये जो है झेलम नदी पे बनाया गया। किस नदी पे? झेलम नदी पे बनाया गया है। और ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। वहीं आप लोग से पूछिए, अगर तुलबुल हो गया और आपका एक है आपका सलाल परियोजना। सलाल परियोजना ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी पे बनाया गया है। कैसी नदी पे? चेनाब नदी पे बनाया गया है सलाल परियोजना। ये भी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर की परियोजना है। उसके अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना, आपसे पूछे भाखड़ा नांगल परियोजना ये किस नदी पे बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपके सतलज नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? सतलज नदी पे बनाया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज माता टीला परियोजना पूछा जाता है। माता टीला परियोजना ये अगर आपसे पूछे किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बेतवा नदी पे बनाया गया है। कैसे नदी पे? कौन सी नदी पे? बेतवा नदी पे बनाया गया है। तो ये सारी परियोजनाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो वो रिहंद नदी पे स्थित है। कहाँ पे? रिहंद नदी पे स्थित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे स्थित है और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। वहीं बात करें सलाल परियोजना की तो वो चेनाब नदी पे स्थित है और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे स्थित है। और बात करें माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? बेतवा नदी पे स्थित है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और इस दिन किसका जन्मदिन होता है ये आप लोग बताएंगे। तो इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। किसे? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। और मेजर ध्यानचंद को अगर आपसे पूछे इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनके बारे में आप लोग नोट करेंगे। तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कह के संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये हॉकी के बेस्ट प्लेयर थे अपने समय में। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और बात करते हैं इनका, और क्या इनकी एक आत्मकथा है। आत्मकथा के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी आत्मकथा का नाम गोल है। क्या है? आत्मकथा का नाम गोल है। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हॉकी है हमारा राष्ट्रीय खेल। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त के दिन मनाते हैं। 29 अगस्त के दिन। और इस दिन जन्मदिन किसका है? मेजर ध्यानचंद का। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनकी आत्मकथा क्या है? इनकी आत्मकथा है गोल। ठीक, आत्मकथा गोल है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछ ले तो भी आप लोग हॉकी बताएंगे। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अब आ गया सेकंड स्थान पे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे राजस्थान है। दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य? राजस्थान है। अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन प्रथम है, तो पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम है। पहले कौन था? पहले था अमेरिका। दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे अमेरिका था। अगर आपसे पूछे कि अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले श्वेत क्रांति के जनक, अगर आपसे पूछे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से। किस उत्पादन से? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। और इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं दुग्ध उत्पादन। और बात कर लेते हैं, अगर आप श्वेत क्रांति के बारे में पूछे कि जनक कौन है, तो इसके जनक है वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। अब अगर आपसे पूछे कि दुग्ध दिवस कब मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, अगर आपसे पूछे कि हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो इनके जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर के दिन। कब मनाते हैं? 26 नवंबर के राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दिन मनाते हैं। ठीक, अगर वहीं आपसे पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस बताइए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो वो हम लोग बनाते हैं 1 जून के दिन। कब मनाते हैं? 1 जून के दिन। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ ले तो सेकंड नंबर पे है। पहले स्थान पे कौन हो गया? राजस्थान हो गया है।
पहले स्थान पे राजस्थान, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे था। और विश्व की बात करें तो भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पे है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और इसे ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन मनाता है। और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम की नीति। तो टोटल संसद के टोटल सदस्य का 1/10 होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? इसके होने चाहिए 1/10 होने चाहिए। अब लोकसभा के बारे में यहाँ पे हाईलाइट प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा के बारे में जल्दी से हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। देखिए लोकसभा के बारे में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। तो अगर आपसे पूछे कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 में। कितने में है? लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 में, राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 में और संसद अनुच्छेद नंबर 79 में है। अब क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मीरा कुमार थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। और बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का सबसे पहले लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो सबसे पहली बार लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। और पहली बार लोकसभा का गठन, राज्यसभा का भी गठन 1952 में हुआ था। तो ये दोनों बातें एग्जाम में पूछी गई है। चलिए देख लेते हैं लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए, तो टोटल सदस्य संख्या का 1/10 होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद कितने में है? 81 में है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष है। और पहली महिला अध्यक्ष की बात करें, मीरा कुमार है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। और गठन कब हुआ था लोकसभा का? तो 1952 में इसका गठन हुआ था। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो तुलसीदास की जो मृत्यु है, यहाँ पे प्रश्न पहले देखिए, तुलसीदास की मृत्यु की बात कर रहा है तो 80 घाट में हुई थी। 80 घाट कहाँ पे है? वाराणसी में। और यहाँ पे हुई थी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पे? वाराणसी। तुलसीदास की मृत्यु 80 घाट वाराणसी में हुई थी। अब तुलसीदास के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि इनका मूल नाम क्या था तुलसीदास का, तो इनका मूल नाम था रामबोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? रामबोला था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, तो ये आप लोग बताएंगे कि नरहरि दास तुलसीदास के गुरु का नाम है। अगर आपसे पूछे कि ये तुलसीदास किसके समकालीन है, तुलसीदास किसके समकालीन हैं, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तुलसीदास जो है ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने, तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की। और ये किस भाषा में लिखे थे? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में ये लिखे थे। और तुलसीदास ने ही विनय पत्रिका लिखा था। विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा है इन्होंने, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो तुलसीदास इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 80 घाट में इनकी मृत्यु हुई थी वाराणसी में। अब तुलसीदास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे इनका मूल नाम क्या था, तो राम बोला इनके मूल नाम था। गुरु इनके कौन थे? नरहरि दास इनके गुरु थे। और तुलसीदास की जो कुछ रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है। और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किसने लिखा? अवधी भाषा में तुलसीदास लिखा। और ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त करते, तो जो भी सदस्य वरिष्ठतम सदस्य होगा, वरिष्ठतम, तो वो नियुक्त करते हैं सबसे वरिष्ठतम सदस्य को। वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। लोकसभा में जो भी आपके वरिष्ठतम सदस्य होगा उन्हें प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। कैसा अध्यक्ष होता है? अस्थायी
अध्यक्ष होता है। ठीक, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर वहीं विधानसभा की बात करें, अगर वहीं बात करें विधानसभा के बारे में, विधानसभा के बारे में, तो इसके अध्यक्ष मतलब इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा, सभी राज्यों में विधानसभा होता है और विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा? तो जैसे राज्यसभा का, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष हो गया आपका कौन? प्रोटेम स्पीकर। वैसे ही विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर होगा, लेकिन थोड़ी सी अंतर है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? इस वाले प्रोटेम स्पीकर की जो राज्यों में होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। कौन करेगा नियुक्ति? जो राज्यों के प्रोटेम स्पीकर होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और जो केंद्र में प्रोटेम स्पीकर होगा, यानी कि केंद्र में प्रोटेम जो स्पीकर होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त करते हैं, तो वरिष्ठतम सदस्य को, जो उसमें वरिष्ठतम सदस्य होगा उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। अस्थायी अध्यक्ष तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो प्रोटेम स्पीकर को, प्रोटेम स्पीकर ही होते हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वहीं विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष भी प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं विधानसभा में भी, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? हमने अभी बताया कि राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का सबसे पहले गठन 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा जो है अनुच्छेद नंबर 80 में है। किस में है? अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा है। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के बारे में, अगर आपसे पूछे कि इसके राज्यसभा के इसके सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो वो होता है आपका, वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो भी वर्तमान समय में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति इसका बनेगा। जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो ये है आपके, यहाँ पे नोट कर लेंगे। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जगदीप धनखड़ को वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति बनाया गया है, और ये है वर्तमान समय हमारे सभापति राज्यसभा के। अब अगर आपसे पूछे कि पहले सभापति किसे बनाया गया था, पहले सभापति, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले लोकसभा के, पहले राज्यसभा के सभापति एस राधाकृष्णन थे। एस राधाकृष्णन, राधाकृष्ण का मतलब क्या? कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के बारे में कुछ प्रश्न, जैसे अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में इसमें राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? अगर आपसे पूछे कि जो आपके राज्यसभा होते हैं इसमें सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पे होता है, तो वो राज्यसभा के सदस्यों पे दो साल में 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। ठीक, 2 साल में, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे राज्यसभा से संबंधित। देखिए हमने क्या क्या बताया कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, और राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ये बात अनुच्छेद 64 में बताया गया। किस अनुच्छेद में? 64 में बताया गया। और राज्यसभा जो है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। और उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में? जगदीप धनखड़। यानी कि राज्यसभा के वर्तमान समय में सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। और पहले सभापति कौन थे? जब सबसे पहली बार राज्यसभा बनी थी 1952 में, तब सभापति बने थे कौन? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सभापति के बारे में इसमें राज्यसभा के बारे में इसमें राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? 12 लोगों को। और सदस्यों का चुनाव कितना होता है? 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को इसमें चुना जाता है। मुद्रा राशि पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। चलिए, ये कुछ प्राचीन पुस्तकें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि फला पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत
एग्जाम में आता है। जैसे मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक। और रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक पूछे, रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक पूछे कौन है? तो ये है आपके कल्लड़ है। रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। और कल्लड़ ने। और आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? आमुक्त माल्यदा। ये प्रश्न हमने खुद दसों बार 20 बार बताया हमने खुद। तो आमुक्त माल्यदा के लेखक अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो कृष्ण देव राय। कौन है? कृष्ण देव राय है आमुक्त माल्यदा के लेखक। और गाथा सप्त साथी के लेखक कौन है? गाथा सप्त साथी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हाल। कौन है? हाल। इसको हाल ने लिखा था। और एक इंपॉर्टेंट पुस्तक और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि कवि राजमार्ग के लेखक कौन है? कवि राजमार्ग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमोघ वर्ष। कौन है इसके लेखक? अमोघ वर्ष हैं। तो ये सारी पुस्तकों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। प्राचीन पुस्तकें हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। रजत रंगिनी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और इसे किसने लिखा था? रजत रंगिनी, तो कल्हड़ ने लिखा था। ठीक। अगर आपसे पूछे कि विशाख दत्त के बारे में, तो इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखा था। और आमुक्त माल्यदा के बारे में तो वो किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था। अगर आपसे पूछ ले कि गाथा सप्तसाती ये किसकी पुस्तक है? हाल ने लिखा था। ये हाल की पुस्तक है। और कविराज मार्ग ये अमोघ वर्ष की पुस्तक है। किसकी है? अमोघ वर्ष। अगर आपसे पूछे कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस जो हम लोग मनाते हैं ये सितंबर के माह में मनाया जाता है। वो मनाते हैं हम लोग 27 सितंबर के दिन। कब मनाते हैं? 27 सितंबर के दिन। अब कुछ पर्यटन दिवस की मनाए जाने की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले कि कब से हुई है, इसकी शुरुआत तो 1980 से ही मनाया जाता है। कब से? 1980 से मनाए जाने की इसकी शुरुआत हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि हम लोग विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर के दिन मनाते हैं। 8 सितंबर के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो वो हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। कब मनाते हैं? 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, वो हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर के दिन। कब मनाते हैं? 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाते हैं। अल्जाइमर दिवस अगर आपसे पूछे, अल्जाइमर दिवस अगर आपसे पूछे ये कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 21 सितंबर के दिन अल्जाइमर दिवस। तो ये सारे जो है दिवसों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक दिवस से प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न दिवस से होते हैं। जैसे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो 14 सितंबर के दिन। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस ओजोन परत संरक्षण के लिए मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और पर्यटन दिवस की शुरुआत 1980 से हुई थी। अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ये एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इन्होंने लिखा था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और एक यंत्र के बारे में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टीफन हॉकिंस के बारे में ये एक और बात पूछा गया है कि ये कहाँ के निवासी थे। तो स्टीफन हॉकिंस ये कहाँ के निवासी थे, ये ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटेन के निवासी थे। और आगे स्टीफन हॉकिंस के बारे में हम लोग और चीजें पढ़ेंगे। और एक प्रश्न बताइए कि एक यंत्र है केस्कोग्राफ, और इस यंत्र का अगर आपसे पूछे कि केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो केस्कोग्राफ का आविष्कार के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो इसके आविष्कार किए थे जगदीश चंद्र बसु। कौन किए थे? जगदीश चंद्र बसु इसका आविष्कार किए थे। अब अगर आपसे पूछे कि इसके मतलब केस्कोग्राफ से इसको क्या मापा जाता है, केस्कोग्राफ यंत्र है, इसे क्या मापा जाता है, तो इसमें पेड़ों की संवेदनशीलता को मापा जाता है। पेड़ों की संवेदनशीलता को मापा जाता है।
तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या मापा जाता है, पेड़ों की संवेदनशीलता इससे मापी जाती है। देखिए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस हैं। ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये ब्रिटेन के निवासी हैं। किस्कोग्राफ एक यंत्र है, इसके आविष्कार कौन किए थे, जगदीश चंद्र बसु ने किया था। और इन्होंने बताया था कि पेड़ों में क्या होता है, जीवन होता है, और पेड़ों की संवेदनशीलता को मापा जाता है किससे, किस्कोग्राफ से मापा जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान से भी एग्जामों में पूछा जाता है कि फला अनुसंधान संस्थान किस जगह पे है। और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लाज्मा अनुसंधान आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे है, गांधीनगर में। कहाँ पे, गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान है। और गांधीनगर कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे खगोल संस्थान कहाँ पे स्थित है, खगोल संस्थान, हमारा खगोल संस्थान, खगोल सिटी यानी कि अंतरिक्ष सिटी किसे बोला जाता है, या फिर स्पेस सिटी किसे बोला जाता है, बेंगलुरु को। तो ये कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है, समुद्र, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हमारा कहाँ पे स्थित है, तो संस्थानों से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो पणजी में। पणजी आप लोग जानते हैं गोवा की राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे धातु विज्ञान संस्थान बता दीजिए, यहाँ पे एक प्रश्न और आप लोग लिखेंगे, धातु विज्ञान संस्थान, ये आप किससे पूछेगा, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर आप लोग जानते हैं, जमशेदपुर, तो वहां पे स्थित है। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है और वो इस जगह पे स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं, खगोल विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। और समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है, पणजी, और पणजी गोवा में पड़ता है। कहाँ पे, गोवा में पड़ता है। और धातु विज्ञान संस्थान जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। चाइना कप का संबंध किससे है, देखिए ये खेल से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और खेल से संबंधित प्रश्न एग्जाम में एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है खेल से संबंधित। और चाइना कप का संबंध जो है जिम्नास्टिक से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जिम्नास्टिक से चाइना कप का संबंध है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि नारंग कप का संबंध किससे है, नारंग कप, अब कुछ कप और किस खेल से संबंधित है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, किससे, बैडमिंटन से संबंधित है नारंग कप। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि होलकर कप किस खेल से संबंधित है, होलकर कप किस खेल से संबंधित है, तो होलकर कप जो है ये ब्रिज से संबंधित है। किस खेल से, ब्रिज से संबंधित है। अगर बेटन कप पूछ ले, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेटन कप कई बार एग्जाम में पूछा गया है। या फिर आगा खा कप पूछ ले, आगा खा कप, तो ये दोनों कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि राधा मोहन कप किससे संबंधित है, राधा मोहन कप किससे संबंधित है, तो ये पोलो से संबंधित खेल कप है। किसे, पोलो से। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए चाइना कप का संबंध किस खेल से है, तो जिम्नास्टिक से है चाइना कप का संबंध। वहीं नारंग कप का संबंध किससे, बैडमिंटन से। होलकर कप का संबंध ब्रिज से है। और बेटन कप, आगा खा कप, इन खेलों का संबंध हॉकी से। और राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। और ये आप कुछ कप थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। फला कप किस खेल का है और कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा शब्दावली किस खेल से संबंधित है, कौन सा खेल किस मैदान पे खेला जाता है, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। तो ये था आज का क्लास जो हमने आप लोग को कराया। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। आज तबीयत थोड़ा खराब था लेकिन हमने पूरा प्रयास किया क्लास को पूरा कराने का। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं होता।